विस्कस लिक्विड्स, आओ इनके बारे में पढ़ते हैं। विस्कस लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके की अंदर इंटरनल फ्रिक्शन होता है जो कि अपने खुद के मोशन को रेजिस्ट कर पाते हैं। जैसे कि हनी को ले लो फॉर एग्जांपल। हनी इज मोर विस्कस कंपेयर टू वाटर। अगर तुम हनी को गिराओगे ना तो वो बहुत ही धीरे धीरे गिरेगी क्योंकि इसके अंदर के लेयर्स एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे के मोशन पे फ्रिक्शन लगा रहे होंगे। आओ इसी के बारे में समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और ये रहा कंटेनर का लिड यानी कि ढक्कन। अब मैं इस कंटेनर को ढक देने वाला हूं। अब मैं इस लिड को इस डायरेक्शन में ढकेल के छोड़ देने वाला हूं ताकि ये लिड ये ऐसे मूव करने लगे। अब देखो, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है और ये जो कंटेनर है ना, इसके एजेस ये भी कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मेरे लिड के मोशन को। तो यानी कि मेरा लिड ये बिना रुके ये इस डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा बिना किसी फ्रिक्शन के, यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा। अब देखो, हम इस कंटेनर को एक लिक्विड से भर देने वाले हैं, ये ऐसे, और उसके बाद हम सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। मैं इस लिड को फिर से ढकेलूंगा और देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे मैंने इसे ढकेल के छोड़ा तो इस बार लिड थोड़ी आगे गई और फिर जाके ये रुक गई। इसकी वेलोसिटी फिर कम हुई या फिर ये रुक गई। तो ऐसा कैसे हो रहा है? अब देखो, अगर ये लिड ये आगे जाके रुक जा रही है यानी कि इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो फ्रिक्शनलेस है यार, फिर इस पे फ्रिक्शन का फोर्स लगा कौन रहा है? तो देखो, हमने बस और बस ऐड किया है इस लिक्विड को, यानी कि इस लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर है जो कि इस लिड के साथ कांटेक्ट में होगी ना, वही इस लिड पे एक फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही होगी, वही इसे धीरे धीरे करके स्लो डाउन कर रही होगी। अब यानी कि इस लिक्विड में फ्रिक्शन है और इसलिए हम कह देंगे कि ये लिक्विड ये एक विस्कस लिक्विड है। अब आप उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। अब ये लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर ये लिड पे लगा रही होगी एक फोर्स पीछे की तरफ। तो यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार ये लिड ये लिक्विड के टॉप मोस्ट लेयर पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा होगा आगे की तरफ। अब देखो, ये जो फोर्स है ना, ये लिक्विड के टॉप मोस्ट लेयर को ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से मूव करने में मजबूर कर देगा, यानी कि लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर ये ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगी आगे की तरफ। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है सारी लिक्विड के बीच में, यानी कि ये टॉप मोस्ट लेयर ये कांटेक्ट में है इसके नेक्स्ट लेयर के साथ। तो यानी कि ये टॉप मोस्ट लेयर और ये नेक्स्ट लेयर इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स होने वाला है और ये अब नीचे वाली लेयर को पकड़ के आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो यानी कि नीचे वाली लेयर ये भी आगे की तरफ मूव करने लगेगी ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से, थोड़ी सी कम वेलोसिटी लेकिन ऑलमोस्ट सेम वेलोसिटी से। अब सिमिलरली ये वाली लेयर अपनी नीचे वाली लेयर को पकड़ के आगे मूव करने की कोशिश करेगी क्योंकि इनके बीच में एक रेजिस्टेंस का फोर्स है। अब ऐसे करते करते ये सारी लेयर्स इन सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि जो नीचे वाली लेयर होगी ना, उसकी वेलोसिटी ऊपर वाले से थोड़ी सी कम होने वाली है। एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट तुम्हें दिखेगा, ये देखो वेलोसिटी कम होती जा रही है और जैसे जैसे हम नीचे पहुंच जाएंगे ना, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाने वाली है यहाँ पे, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि ये बॉटम मोस्ट लेयर इस लिक्विड की ये कांटेक्ट में है इस सरफेस के साथ, कंटेनर के बॉटम मोस्ट सरफेस के साथ। और ये कंटेनर की बॉटम सरफेस ये तो मूव नहीं कर रही है, ये तो रेस्ट पे है, इसलिए ये बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड इसकी वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज क्यों कर रही है? तो देखो, अगर मैं कोई बीच की लेयर लूँ तो इसके ऊपर वाली लेयर ये इसे पकड़ के आगे की तरफ खींच रही होगी, जिसके कारण ये लेयर आगे की तरफ मूव करने वाली है। लेकिन इस लेयर के नीचे वाली लेयर ये इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होगी, ये इसके मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही होगी, इसलिए इसकी वेलोसिटी ये ऊपर वाले से थोड़ी सी कम हो जाती है। और वैसे ही वैसे करते करते सारी लेयर्स की वेलोसिटी ऊपर वालों से कम ही हो रही है इस पर्टिकुलर केस में। अब आओ और आगे देखते हैं। यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर जो लिक्विड की है वो इस लिड पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, इसके मोशन को रेजिस्ट कर रही है। और सिमिलरली न्यूटन के थर्ड लॉ से ये ऊपर वाली लिड ये लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर पे एक आगे की तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो ये जो फोर्स हो गया ना, इसे हम कह देते हैं, ये फोर्स जो लिक्विड के लेयर पे लग रहा है आगे की तरफ और लिड पे लग रहा है पीछे की तरफ, इसे हम कह देते हैं विस्कस फोर्स। ये ऑलमोस्ट फ्रिक्शन की तरह दिखता तो है, लेकिन लिक्विड क्योंकि इस पे लगा रही है ना, इसलिए इसे हम एक नया नाम दे देते हैं, वो है विस्कस फोर्स। और ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। आओ देखते हैं किन किन चीज़ों पे। तो विस्कस फोर्स ये डिपेंड करने वाला है, पहली बात एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। जितना ज़्यादा एरिया होगा इस लिड का जो कि कॉन्टैक्ट में होगा लिक्विड के साथ, उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स लगने वाला है, क्योंकि अब उतनी ही ज़्यादा लिक्विड के एटम्स एंड मॉलिक्यूल कॉन्टैक्ट में होंगे और इसलिए ज़्यादा ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं ये। तो यानी कि विस्कस फोर्स ये डिपेंड करता है
एरिया पे, एरिया इन कांटेक्ट पे। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इस लिड को जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से आगे की तरफ खींचेंगे ना, उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स लगाने वाली है ये लिक्विड इसके ऊपर, क्योंकि उतना ही ज़्यादा चेंज आने वाला है इस लिक्विड की वेलोसिटी में, है ना। तो इसलिए उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स होने वाला है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से हम इस लिड को खींचेंगे, उतना ही ज़्यादा विस्कस फोर्स लगने वाला है इस लिड पे। अब एक और चीज़, ये ऑल्सो इनवर्सली डिपेंडेंट है इस लिक्विड की डेप्थ पे। जितना ज़्यादा डेप्थ होने वाला है, उतना कम विस्कस फोर्स लगने वाला है इस लिड पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के। अब इसे समझने के लिए मान लो कि हमारे कंटेनर में केवल एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है, एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये वाली लेयर ये बॉटम सरफेस के साथ कांटेक्ट में होने वाली है, और बॉटम सरफेस क्योंकि रेस्ट पे है, तो ये इस लेयर को भी मूव करने से रोकने वाली है, एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली है। अब देखो, ये लेयर लिड के साथ भी कांटेक्ट में है, और लिड तो मूव करना चाहती है, तो क्या होगा कि क्योंकि ये लेयर रेस्ट पे है, ऑलमोस्ट रेस्ट पे है, तो ये एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, बहुत ही हाई विस्कस फोर्स लगाने वाली है इस लिड। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होते हैं, मल्टीपल लेयर्स, तो हर एक लेयर अपनी बॉटम लेयर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मूव कर जाता, और इसलिए हमें मिल जाता एक वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसलिए अब लिड पे एक लो विस्कस फोर्स लगने वाला है। तो इसलिए अगर डेप्थ बढ़ जाती है ना, तो नंबर ऑफ लेयर्स ये बढ़ जाते हैं और विस्कस फोर्स कम लगने लगता है, और इसलिए यहाँ पे डेप्थ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने लिख रखा है विस्कस फोर्स के। अब ये विस्कस फोर्स ये एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कि कौन से लिक्विड इस कंटेनर के अंदर है, क्योंकि देखो अलग अलग लिक्विड्स अलग अलग विस्कोसिटी की होती हैं, अलग अलग फ्रिक्शन होता है उनके अंदर, अलग अलग लिक्विड्स के लेयर के बीच में अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। अब अगर मान लो कि यहाँ पे वाटर की जगह पे मैं हनी को डाल दूँ, तो हनी तो बहुत ज़्यादा थिक है यार, और वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अपने लेयर्स के मोशन में, इसलिए इस केस में, हनी की केस में, ये विस्कस फोर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अब इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ईटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि विस्कस फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा ऑफ द लिक्विड के। ईटा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हनी का ईटा ये बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, इसलिए हनी की जो विस्कस फोर्स होगी ना, ये जो विस्कस फोर्स लगाएगी ये ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू वाटर। अब अगर यहीं पे हनी की जगह पे तुम एयर ले लो, तो एयर की विस्कोसिटी ये नंबर ये तो बहुत ही कम होती है, इसलिए एयर के लिए ये विस्कस फोर्स ये बहुत ही कम आने वाला है। अब आओ कैलकुलेट करते हैं कि ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसकी यूनिट्स क्या होने वाली हैं। तो मैं लिखूंगा ईटा इज इक्वल टू ये यहाँ पे है एफ वी, तो यहाँ आ गया एफ वी, और अगर मैं दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ से डी गायब और डी आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ वी से, तो डी यहाँ। फिर अगर ए वी से मैं डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे केवल बच जाएगा ईटा, और ए वी आ जाने वाला है यहाँ एफ वी के डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाई एरिया इनटू वेलोसिटी ए वी। अब आओ इनकी यूनिट्स लिखते हैं। तो ये तो हो गया फोर्स, फोर्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और ये है डी, डी है डेप्थ, डेप्थ हम मेजर करने वाले हैं मीटर्स में, डिवाइड बाई एरिया, एरिया हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, और मेरे पास बच रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये तो प्रेशर का यूनिट लग रहा है, ये हो जाएगा पास्कल, इसे हम कहते हैं पास्कल इनटू सेकेंड, पास्कल इनटू सेकेंड। तो यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके यूनिट्स आ गई प्रेशर इनटू टाइम, यानी कि पास्कल इनटू सेकेंड। अब ये तो बड़ी ही अजीब सी यूनिट है यार। देखो जनरली हम इस्तेमाल करते हैं पुआस यूनिट का, आओ लिख लेते हैं इसे पुआस, और 10 पुआस ये बराबर होते हैं 1 पास्कल सेकेंड के, 1 पास्कल सेकेंड। इसका मतलब कि एक पुआस, पुआस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, ये बराबर होने वाला है 1/10 ऑफ अ पास्कल सेकेंड। अब आओ कुछ कॉमन चीज़ों की हम देखते हैं कि क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हम पहले बात करने वाले वाटर की, वाटर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये पानी फ्रीज नहीं हुआ है, ये आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये अभी भी लिक्विड स्टेट में है। इसकी विस्कोसिटी हो जाती है 1.8 मिली पास्कल सेकेंड, मिली पास्कल सेकेंड, ये हो गया 10⁻³ पास्कल सेकेंड। अब इसे अगर मैं पुआस में लिखूं, तो ये हो जाने वाला है 1 पास्कल सेकेंड, ये बराबर होता है 10 पुआस के, यानी कि 10⁻³ इंटू 10, ये हो जाएगा 10⁻², यानी कि 1.8 सेंटी पुआस इसके बराबर होने वाला है। तो ये हो जाएगी वाटर की विस्कोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर वाटर की विस्कोसिटी मैं निकालूं 20 डिग्री सेल्सियस पे,
तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, ये आती है 1 सेंटीपुआस के। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज कर रही है, यानी कि विस्कोसिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर को तुम बढ़ाओ तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कम हो जाती है। इसका मतलब कि लिक्विड्स की टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दो तो उनकी विस्कोसिटी ये कम हो जाएगी, वो कम विस्कस हो जाएंगी, वो कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी मोशन को। और अगर तुम उनकी टेम्परेचर को कम कर दो तो वो ज्यादा विस्कस हो जाने वाली है, वो अब ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी फ्लो को। अब यही कारण है जिसके कारण कि कार्स वगैरह विंटर में बहुत टाइम लगाती हैं स्टार्ट होने में। और ऐसा इसलिए क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए ऑयल की विस्कोसिटी ये भी बढ़ जाने वाली है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि ये अब ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी मोशन को। और इसलिए इंजन्स वगैरह जो कि डिजाइंड है हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए ना, वो अब ये हाई विस्कस की ऑयल को इसे रन नहीं कर पाते हैं, इससे काम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए हमें कार को थोड़ा गर्म करना पड़ता है स्टार्ट करने के पहले। अब आओ कुछ और फ्लूइड्स की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को देखते हैं, जैसे कि ब्लड। इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाती है 3 से लेके 4 सेंट्रीपुआस के बीच में। और फिर ले लो ऑयल, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये तो बहुत ही हाई होती है, ये होती है कुछ 200 सेंट्रीपुआस। और ले लो तुम एयर, अब एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये तो बहुत कम होने वाली है, ये होती है कुछ 0.018 सेंट्रीपुआस, बस इसके बराबर। अब देखो एक आखिरी नोट करने वाली बात, विस्कस फ्लूइड्स ये दो टाइप की होती हैं। एक हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड्स, न्यूटोनियन विस्कस फ्लूइड्स। अब इन फ्लूइड्स में होता क्या है कि इनकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ये डिपेंड नहीं करती है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे, ये इंडिपेंडेंट होती है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड से। अगर फ्लूइड किसी भी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा हो तो उनकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। अब एक और टाइप की विस्कस फ्लूइड्स होती हैं, वो होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब इनकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। अगर वेलोसिटी चेंज कर जाए तो उनकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी बदल जाती है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया क्यों? तो देखो, ये एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये था कि अब तुम्हारे पास अगर कोई भी फ्लूइड हो और उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तुम्हें पता लगाना हो, तो तुम उस फ्लूइड को इस कंटेनर में डाल देना और ये एक्सपेरिमेंट करके तुम उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। देखो ये फोर्स ये तो तुम कैलकुलेट कर लोगे इसकी वैल्यू, ये एरिया ये तो तुम्हें पता होगा, और वेलोसिटी ये भी तुम नाप लोगे, और ये डेप्थ ये तो खैर तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ होगा। तो इन सब की मदद से तुम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट करके। अब देखो, एक बार कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गई तो यानी कि अगर वो फ्लूइड किसी भी और कंटेनर में फ्लो कर रहा हो, किसी और पाइप में फ्लो कर रहा हो, तो तुम ये पता लगा सकते हो कि उस पाइप के अंदर उस फ्लूइड की वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होने वाली है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि तुम्हें पता लगाना है कि ब्लड की फ्लो रेट क्या होती है तुम्हारी वेन्स के अंदर। तो यहां मैंने बना दिया है तुम्हारी वेन्स, और यहां इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रही है। अब हमें पता लगाना है कि इसकी वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, मतलब कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड ये पास कर रही है पर यूनिट टाइम। यानी कि हमें पता लगाना है वॉल्यूम पासिंग पर यूनिट टाइम। अब देखो, इसके लिए मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इसकी जरूरत होगी, और ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा पिछले एक्सपेरिमेंट से। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर मेरे पास ब्लड की वेलोसिटी पता है तो यानी कि मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा कि कितनी वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम। मुझे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी क्या जरूरत होने वाली है? तो देखो, ब्लड यहाँ पे एक विस्कस फ्लूइड है, यानी कि हर एक लेयर की वेलोसिटी ये अलग अलग होने वाली है। देखो यहाँ पे वेन्स ये तो स्टेशनरी है, यानी कि ब्लड की वो वाली लेयर जो कि इन वेन के साथ कांटेक्ट में है उनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है। अब उसे लिख लेते हैं, इनकी वेलोसिटी, इन लेयर्स की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होने वाली है। तो फिर मूव कहाँ पे कर रही है ब्लड? तो ये जो सेंट्रल लेयर है ना, ये बहुत ही तेज वेलोसिटी से मूव कर रही होगी आगे की तरफ, बहुत ही हाई वेलोसिटी से। अब ऐसे यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी का ग्रेडियंट। इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर ये एक कम वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे आते आते वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ऐसे। यहाँ भी नीचे एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट होने वाला है, तो ये कुछ पैराबोलिक शेप में होने वाला है। अब इसी के कारण हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है ब्लड का पर यूनिट टाइम, और इसलिए इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉजेस लॉ का। पॉजेस लॉ कहता है कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो कि एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है ये बराबर होने वाला है चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर इनटू पाई इनटू
r का पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा l के बराबर। अब ये क्या भयंकर फॉर्मूला हो गया, इसे हम कहते हैं पॉजेस लॉ। अब उसे लिख लेते हैं। वैसे पॉजेस की स्पेलिंग तो थोड़ी टफ है, ये मुझे भी नहीं आती है। पॉजेस लॉ। अब देखो इस इक्वेशन को मैं डिराइव तो करने वाला हूं नहीं, लेकिन आओ उसे समझते हैं कि ये है क्या। तो पॉजेस लॉ बताता है वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी कि कितनी वॉल्यूम क्रॉस कर रही है एक क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, यानी कि प्रेशर डिफरेंस के। अब यहाँ पे अगर कुछ प्रेशर है P1 और ये कुछ प्रेशर है P2, तो डेल्टा P ये हो गया P1 माइनस P2। तभी लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है। इधर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा और इधर अगर प्रेशर कम होगा, तभी लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है। और ये प्रेशर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उतनी तेज़ी से ये लिक्विड फ्लो करेगा, उतनी ज़्यादा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्रॉस करने वाली है एक क्रॉस सेक्शन को। अगर मान लो कि ये प्रेशर डिफरेंस 0 हो जाए, यानी कि ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएं, तो उस केस में तो ये लिक्विड फ्लो ही नहीं कर सकता है। देखो ये विस्कस लिक्विड है ना, इनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो अगर ये फ्लो कर भी रहा होगा ना, तो ये फ्रिक्शन थोड़ी देर बाद इन लेयर्स के मोशन को रोक देने वाला है। अब देखो नेक्स्ट ये प्रोपोर्शनल है पाई के, पाई तो एक नंबर हो गया। नेक्स्ट ये प्रोपोर्शनल है r टू पावर 4 के। अब r ये हो गई इस ट्यूब की, इस वेन की रेडियस। अब अगर ये रेडियस ज़्यादा हो गई, इसका मतलब कि ज़्यादा वॉल्यूम क्रॉस करने वाला है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पर यूनिट टाइम। अब ये यहाँ डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है और ये ईटा, ईटा हो गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर यहाँ पे लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई, यानी कि वॉल्यूम फ्लो रेट कम होने वाला है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये ज़्यादा हो गई, इसका मतलब कि ज़्यादा फ्रिक्शन है, ज़्यादा रेजिस्टेंस है, यानी कि लिक्विड बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहा है और इसलिए वॉल्यूम फ्लो रेट ये कम हो जाएगी। अब उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल के। एल हो गई लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये हो गई एल तुम्हारी। जितनी ज़्यादा दूर तक इस फ्लूइड को फ्लो करना पड़ेगा ना, उतनी ही कम होने वाली है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये था पॉजेस लॉ और ये बताता है कि कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होने वाला है किसी भी लिक्विड का। अब देखो यहाँ पे हम बस ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी लिक्विड ये एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती है, उसके इंडिपेंडेंट है। और हम एक और चीज़ ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्लो हो रहा है ना, ये लैमिनर फ्लो है। लैमिनर फ्लो का मतलब ये हुआ कि सारे मॉलिक्यूल जो कि इस लेयर में है, ये इसी लेयर में मोशन करते रहें, इसी लेयर में मोशन करते रहें और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें। अगर ये क्रॉस करने लग गए ना, तब तो टर्बुलेंस हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा और उस केस में हम मोशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल आने वाली है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा कि एक विस्कस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस किया और उसकी मदद से हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स, विस्कस फोर्स इनटू डेप्थ डिवाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब इसकी मदद से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और पॉजेस लॉ की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस फ्लूइड की वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है किसी और ट्यूब के अंदर।